अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इल्ज़ामात और शख्सियात बदलती रहती हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है, वज़ीराबाद में इमरान खान पर एक कातिलाना हमला भी हो चुका है, जिसमें ज़ख्मी होने के बाद अभी तक सेहतयाब होकर वो अवाम में निकल नहीं पाए हैं। कल जिस वक्त इमरान खान अपने कत्ल की साजिश बता रहे थे, एन उसी वक्त हुकूमत की तरफ से सरकारी सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें भी चल रही थी। तो क्या इस इल्ज़ाम को इमरान खान की तरफ से अपनी सिक्योरिटी को लेकर प्रीएम्प्टिव मेजर समझा जाए, या फिर वाकई उनके पास कोई एक पुख्ता इत्तलात मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने करोड़ों मानने वालों को ये टेंशन दी है? यानी हुकूमती एजेंसीज पर भी सवालिया निशान लग जाता है। जाहिर है इमरान खान मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी के लीडर हैं, जिनको ज़ाहिर है सिक्योरिटी को हरगिज़ ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता और छोड़ा जाना भी नहीं चाहिए। अब इमरान खान ने जिस पीपल्स पार्टी के सरबराह पर इल्ज़ाम लगाया है, उनकी पार्टी पॉलिसी हमेशा मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ रही है, तो जरदारी साहब कैसे किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को खान साहब की असैसिनेशन के लिए हायर कर सकते हैं? बीबी शहीद का कत्ल भी एक ऐसे ही मंसूबे का मंसूबा था, वो भी ऐसे ही चंद लोगों का नाम ले चुकी थी। उन्होंने भी कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फलां शख्सियात जो हैं वो जिम्मेदार होंगी, मगर इस इल्ज़ाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान किया है। क्या कह रहे हैं देखिए। हम बिल्कुल ये जोरदार मुतालबा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। न कल वो सच्चा था, ना आज वो सच्चा है, और कहते हैं कि खान साहब को गिरफ्तार करने के खदशे हैं। हमने गिरफ्तार करना होता तो जेली केसेस में जिस तरह ये गिरफ्तार करते रहे हैं, कब के गिरफ्तार हो चुके होते। नाजरीन, सियासी पोलराइजेशन एक ऐसे ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो चुकी है कि जिसके रिवर्सेबल असरात पड़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो कहते थे कि मेरे डंडा चलाने से पहले ही डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, डार साहब ये फरमाते थे कि वो डॉलर को 200 रुपये से भी नीचे लेकर आएंगे। डार साहब एक जगह तो यहाँ तक हमने उनको सुना कि वो IMF डील करने के माहिर हैं। डार साहब का ये भी दावा था कि IMF के बगैर भी मुल्क चलाकर मैं दिखाऊंगा, लेकिन अब उन्होंने कदरे कमज़ोर बयान देकर सारे कौम की जो हौसला शिकनी कर दी। अब वो कहते हैं कि सब इमरान खान का किया धर है और अब अल्लाह इस मईशत को बचाएगा। तो उन्होंने तो इमरान खान को मईशत पर मनाजरे का चैलेंज भी किया है। मैं समझता हूं कि आपने जो मईशत पे डूबती छोड़ के आप गए थे, वो उसकी तबाही के जिम्मेदार आप हैं। और ये मईशत ये कोई बिजली का स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है। आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं। नाजरीन, डार साहब शायद ये भूल रहे हैं कि इमरान खान रजीम चेंज करने की बुनियादी वजह मुल्क की मैशियत और महंगाई थी, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने काम पे टांगने वाला एक लॉन्ग मार्च भी किया था। डार साहब ये भी भूल रहे हैं कि उनकी हुकूमत के अपने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को भी इसीलिए हटाया गया कि वो मुल्क वापस आएंगे और जादू की छड़ी चलाएंगे, लेकिन अब वो जिम्मेदारी अपने कंधों से उतार कर कभी कुदरत तो कभी पिछली हुकूमत पर डालते नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपनी सियासत को रियासत के लिए कुर्बान करने का बयान दे चुके हैं। यानी रियासत को बचाने का मतलब IMF की शराइत वाले जो फैसले हैं, इनको लेने के लिए ये हुकूमत तैयार है, शहबाज शरीफ तैयार हैं, चाहे वो किसी भी हद तक अवाम के खिलाफ जाएं वो फैसले। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज या PDM किस बयानिए के साथ इलेक्शन में उतरेंगे? अगर इस हुकूमत में महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया तो फिर इनको वोट कैसे मिलेंगे? नाजरीन, मरियम नवाज शरीफ अपने चीफ ऑर्गेनाइज़र के नए ओहदे और पार्टी को मुनज़्ज़म करने के एक नए अज़्म के साथ आज तकरीबन 4 महीनों के बाद लंदन से लाहौर पहुंची हैं। लाहौर में मरियम नवाज़ का एक शानदार बड़ा इस्तकबाल हुआ, उन्हें अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। मरियम नवाज़ एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आई हैं जब उन्हें पार्टी की तंजीम साजी के साथ साथ इलेक्शन में उतरने के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, जैसे पिछले 8 महीनों में हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है, इसे डील करना एक चैलेंज है। फिर पार्टी में जो रहनुमा हैं उनके दरमियान के जो इख्तलाफात हैं, फूट है, इस चैलेंज से निपटना उनके लिए मुश्किल होगा। इससे भी एक बड़ा चैलेंज उनके सामने ये हो सकता है कि कैसे होशरुबा महंगाई के बाद अवामी गुस्से को उसका सामना करना है। अगरचे मरियम नवाज़ ताज़ा दम होकर जो हैं वो लौटी हैं, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि इमरान खान का जो एक मजबूत बयानिया है, इसके सामने नवाज शरीफ का आना भी ज़रूरी होगा, जिसका जवाब मरियम नवाज ने अपने इस्तकबाली खिताब में कुछ ऐसे दिया। मुझे एहसास है, नवाज शरीफ साहब को एहसास है कि मुल्क में महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, रोटी महंगी है। कौम से मैं ये वादा करना चाहती हूँ कि वो नवाज शरीफ ही था पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला और 3 दफा तरक्की के रास्ते पे डाला। तो उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा।
नाजरीन, एक तरफ पीडीएम की इलेक्शन डिले करने की हिकमत अमली है तो दूसरी तरफ मरियम नवाज भरपूर तरीके से इलेक्शन में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इलेक्शन वक्त पर हो या ना हो, लेकिन उनके आने से सियासी दर्जा हरारत ज़रूर बढ़ गया है। अब देखना यह है कि मरियम नवाज कैसे नवाज शरीफ और पार्टी की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी। मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब आपका। आपकी भी 2 दिन पहले लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। आज मरियम साहिबा जो हैं वो वापस आ गई हैं। अब मरियम साहिबा कह रही थी कि वो 1 फरवरी से पंजाब के जितने भी अजला हैं यहाँ दौरे करेंगी। क्या ये जो पंजाब के इलेक्शंस होने जा रही हैं उन्हीं कैंपेन्स का हिस्सा है? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जब पीडीएम के रहनुमाओं से बात करें तो वो कभी कहते हैं कि मर्दमशुमारी नहीं हुई है, अभी डिले भी हो सकते हैं, ताख़ीर भी हो सकती है, लंबे निगरान सेटअप की भी बातें चल रही हैं। तो ये पंजाब में होने वाले जो इलेक्शंस हैं उसके लिए कैंपेन करने निकल रही है 1 फरवरी से मरियम साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, जो आज की जिस तरह आपने इंट्रो में कह दिया कि मरियम नवाज कोई नई बात नहीं, पहले भी पार्टी के लिए बहुत कैंपेन चलाया। मुश्किल टाइम में जो अक्सर लीडरशिप जेल में था उसमें मरियम आगे निकली और दिन रात मेहनत किया सबके सामने, और सिर्फ पंजाब में नहीं की, पूरे पाकिस्तान में की, कोने कोने में गई और पार्टी में एक जान डालने की भरपूर कोशिश की। कारकुनान का हौसला बढ़ाने के लिए इसके लिए काम किया। और इस टाइम उसके साथ कोई नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है और पार्टी का कायद नवाज शरीफ साहब है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जगह। मगर अभी आज का उसका आना बाकायदा आजाद कश्मीर से और खासकर क्वेटा के लोग, बलूचिस्तान के लोग भी थे, सिंध के भी थे, हम केपी से भी आए थे, पंजाब के भी थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमने ये देख लिया कारकुनान में, ये जो पार्टी वर्कर होते हैं, कारकुनान होते हैं और जो असल एसेट होता है, तो उसमें जरूर उनको एक नया हौसला मिला है, एक नया जज्बा मिला है, एक नया वलवला मिला है और उनके चेहरों पर खुशी देखी। और आज मैंने अमीर मुकाम साहब, आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? पार्टी के अंदर चीफ ऑर्गेनाइज़र का एक नया ओहदा मिला है, इसमें पार्टी में इख्तलाफात की भी सब खबरें सामने आई, बहुत से लोगों की नाराज़गी की भी खबरें सामने आई। फिर शायद खाकान अब्बासी देखें और उधर से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मिफ्ता इस्माइल, ये लोग एक धड़ा बनाकर साइड पे हुए हुए हैं। तो क्या बड़ा चैलेंज है समझ रही हैं मरियम नवाज इस वक्त पार्टी के अंदर, जिसको वो डील करेंगी? अब नहीं, मतलब है पी मिलियन की अगर आप हिस्ट्री देखें तो कोई इस तरह बात नहीं है। इख्तिलाफ राय जरूर हुआ करती है और हर एक पार्टी पे जमहूरियत का हुस्न भी है, मगर सब नवाज शरीफ साहब को कायद मानते। ये मेरा तो में कोई 11-12 साल हुए जब से आया हूँ, मुख्तलिफ वाक़यात सब कुछ देख लिया, मगर जब अमली बात नवाज शरीफ साहब का फैसला वो पूरी पार्टी पी मिलियन उसको दिल से मानती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सच कोई इस तरह बात नहीं होगी। इख्तलाफात तो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन पार्टी के अंदर भी तो जमहूरियत होनी चाहिए। पार्टी के जब सारे बड़े ओहदे सिर्फ खानदान में ही बट जाएंगे, कंप्लीट करें, वो भी एक जमहूरी बात है ना। अगर आप इसमें आप देखते हैं तो लोग सारे पाकिस्तान की हर जगह से उसको वेलकम का, खुशामदीद का पार्टी के अंदर से, तो ये बात मैं कहता हूँ कोई मुश्किल टास्क इस तरह बात नहीं आएगी, मगर ये बात जरूर थी कि पार्टी के लिए पूरा टाइम चाहिए उनमें जाने का। मैं अगर एक सूबे को लीड कर रहा हूँ तो वो एक 36 अजला है, मैं अगर आपको अपना सब कुछ बता दो तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सुबह से शुरू करके रात के 3-4 बजे तक मरियम नवाज साहिबा ही फैसला करेंगी कि किसको किस हल्के से टिकट देना है पार्टी को। अब पार्टी के जितने भी फैसले हैं, पार्टी के ये टिकट देने के फैसलों से लेकर पार्टी के जितने भी बड़े फैसले होंगे, पार्टी की पॉलिसी, सब कुछ अब मरियम नवाज साहिबा के हाथ में ही होगा। वो ही डिसाइड करेंगी कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। नहीं, बात ये नहीं, ये एक इस तरह सिस्टम नहीं जो लोग बाहर से देखते हैं, इसमें सबकी राय शामिल होती है। अगर मैं एक केपीके को लीड कर रहा हूँ तो वही मेरे और मैं अपने अजला को नीचे देखता हूँ, उनको राय लेकर हम एक फैसला करते हैं और वही फैसला शहबाज शरीफ साहब का भी होगा। तो सच इस तरह कोई इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं करेगा, उसके अपने बोर्ड होते हैं, अपना सिस्टम निजाम होता है, तो इस तरह कोई मुश्किल नहीं आएगी। मगर
वही फायदा ये है कि उसको पूरा टाइम और जिम्मेदारी दी गई कि आप अपना पूरा टाइम पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने में, लोगों के पास जाने में, उनको हौसला देने और सब कुछ उस पर लगा। पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने से क्या मुराद है? पार्टी को रीऑर्गेनाइज, उन्होंने कहा है मैं पार्टी को नए तरीके से जाहिर है वो आगे लेके चलूंगी। पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने से मुराद क्या है? नहीं, मतलब ये नहीं है पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का मकसद कि वही जगह जगह जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है अगर उसमें कोई बेहतरी हो सकती है बेहतरी लाएगी, और जिन जगहों में नहीं मौजूद तो उसमें बनाएगी। मतलब ये इसका ये मकसद नहीं, वही लोग है, कोई इस तरह बात नहीं है, मगर उसमें वो जज्बे वाले और वही वॉलंटियर लोग उनको आगे लाने का जिसका जज्बा हो कि पार्टी के लिए काम करे। क्योंकि पार्टी की काम में ना तो कोई तनख्वाह है और न पेंशन है और न मराहत है, ये एक जज्बे की चीज है। तो उसकी जो हमारी उसी दिन भी बात हो गई लंदन में, बहुत तफसीली बात हमारे अकेले होगी, मरियम भी था और नवाज शरीफ साहब भी थे, तो उसमें हमने ये बात है जो मुझसे भी राय ली। क्या पार्टी में लोग मरियम नवाज को जज्बा रखते हैं, पार्टी के लिए जज्बा रखते हैं, वज़ारत आला के ओहदे पर देखना चाहते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? ये क्वेश्चन जो आपने किया सच वही फैसले कायदे मोहतरम के होते हैं, नवाज शरीफ साहब के होते हैं, और वही भी सबको साथ लेकर फैसले करते और सारे मानते हैं। अगर वो शायद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया या शहबाज शरीफ साहब बन गया या और कोई, तो उसके फैसले होते हैं। उसमें ये बात ही दूर से लोग कहते हैं, सच इस तरह कोई बात नहीं है उसकी आपस में, और वो सारे जो फैसले करते हैं दोनों भाई मशावरत से करते हैं। मुझे अगर मेरा मुस्लिम लीग में कायम 11-12 साल हो गए, मगर मुझे दोनों को बहुत नजदीक देखने का मौका मिल गया, एक फैमिली मेंबर तकरीबन होते हुए। तो मैं उन देखता हूँ कि सारे एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं, बात को ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मीर मकाम साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाने पर 3 दिन पहले तहरीक इंसाफ के अहम और सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को उनके घर से उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया। लगता है कि इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी के जो अल्फाज हैं वो बहुत बुरे लग गए हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की अदालत ने फवाद चौधरी की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत गया कि फवाद चौधरी के जो ख़यालात हैं इसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। फवाद चौधरी के बयान के पीछे कौन है इसका भी सुराग लगाना ज़रूरी है, ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन। नाज़रीन, अदालती कार्रवाई एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जहाँ पर डिस्कस हो रही है, वहीं पर फवाद चौधरी के साथ जो पुलिस सलूक कर रही है, जिस तरह फवाद चौधरी के मुँह को ढांपा जा रहा है कपड़े से, जिस तरह उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा है, क्या ये फवाद चौधरी का जो जुर्म है वो इतना बड़ा है? फवाद चौधरी ने ऐसा क्या कर दिया कि फवाद चौधरी के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है? फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद क्या कह रही हैं, ज़रा उनकी देखिए। उन्होंने मेरे से पूछा उनकी 2 बेटियां कैसी हैं, तो लिटरली वो कोर्ट कमरा अदालत में रो पड़े, क्योंकि इतना जुल्म है कि वो 2 बच्चियां 5 दिन से बाप का इंतजार कर रही हैं। उनको यहाँ मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, उनको अडियाला मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। और अभी भी जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप बख्शी खाना में जाएं और आप मुलाकात करें, और नहीं मुलाकात करने दे रहे। नाज़रीन, मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून अहमद पंसोटा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह का सलूक हो रहा है फवाद चौधरी के साथ, क्या फवाद चौधरी के साथ इस तरह का सलूक, क्या हम ये नहीं कह सकते कि दहशतगर्दों वाला सलूक है? जिस तरह दहशतगर्दों को ढांप कर लाया जाता है, जो सलूक उनके साथ हो रहा है, जिस तरीके से उनको पेश किया जा रहा है अदालतों में। थैंक यू वेरी मच जी। मैं परसों बिल्कुल फवाद साहब के लिए फ़र्स्ट टाइम पेश हुआ हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग अब 22 साल वकालत करते हुए हमें भी हो गए हैं। हमने दहशतगर्दों को भी पेश होते देखा है, हमने और लोगों को भी पेश होते देखा है, बट जो स्टेट
इस टाइम पर फवाद चौधरी साहब के साथ सलूक कर रही है, ना ही उसकी नज़ीर किसी कानून में मिलती है, ना ही उसकी नज़ीर कोई पाकिस्तान की साबका अदवार में किसी साबिक फेडरल मिनिस्टर या एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को ट्रीट करने में मिलती है। आई मीन मेरी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है कि किस तरह पाकिस्तान के एक ऐसे ऑफेंस पर जिसमें तनकीद की जाए, आप एक शख्स को दूसरे शहर से धुंध के बावजूद 4 घंटे के बावजूद पहुंचकर गिरफ्तार कर लें और इतने सारे लोगों के साथ रात के पिछले पहर में गिरफ्तार कर लें, उनके घर से निकाल कर उनको गिरफ्तार कर लें, ये बड़ी अनहर्ड ऑफ है। आई विश हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं यही फुर्तियां जो हैं वो दहशत। लेकिन फैमिली से मिलने से क्यों रोका जा रहा है? आज जज साहब ने कहा कि 15 मिनट के लिए जो है वो कानूनी टीम भी मिल सकती है, फैमिली भी मिल सकती है, फैमिली उनकी वाइफ उनकी बच्चियां उनसे मिलना चाह रही हैं, वो भी उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए जी बड़ी मैं आई विल जस्ट कॉल इट अनफॉर्चुनेट बिकॉज इस पर तो मुझे कोई कानून या कोई ज़ाब्ता साइट जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया में ये बेसिक चीज़ है कि जो राइट टू बी रिप्रेजेंटेड है वो भी फंडामेंटल राइट है। और फैमिली को मिलना, अगर आप बाहर आप सुनती होंगी कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है सबसे पहले उसको इजाजत दी जाती है अपने वकील से बात करने की, फैमिली से दूर रखना। और मैं कहता हूँ जी अबव एवरीथिंग एल्स, हमारी फवाद साहब से 100 बातों पर इख्तलाफ भी हो सकता है, बट एक पार्लियामेंटेरियन है, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है जिसने खुद पता नहीं कितने लोगों को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको आज ये मौका ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी फैमिली से मिल ले। अब उसकी बच्चियां अल्लाह माफ करे क्या साजिश कर लेंगी उनके साथ बैठ के, या उनकी जो अहलियां हैं वो उनके साथ मिलकर क्या साजिश कर लेंगी। सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई शख्स बिलीव करेगा तो उसके साथ यही होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के ऊपर तनकीद की जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ अल्फाज से 100% मैं शायद मुत्तफिक ना हूँ आप, लेकिन जो दफात लगाई गई है 153 इसमें मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग देना है जो इसकी डेफिनेशन है, फिर 506 दफ़ा है मुजरमाना धमकी है, 505 है इश्ताल अंगेज़ तकरीर करना, फिर 124 बगावत पर उकसाना। क्या जो फवाद चौधरी की एक लाइन थी जो लफ्ज़ कह के पुकारा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, क्या ये सारी दफात उस ज़मरे में आती हैं? बात ये जी कि मैं तो उन चीजों के बारे में दोबारा बात भी नहीं कर रहा, बिकॉज जो आदमी उसकी बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको भी चेज कर रही है कि जी आप लोग क्या बात है। सवाल ये इट्स अ वेरी सिंपल लीगल प्लस एक बेसिक सवाल है कि मैंने अगर कहा कि कोई इदारा इस तरह नहीं इस तरह काम कर रहा है तो उसका जवाब जो है वो बगावत होगी। ये बगावत के कानून जो है ये कॉलोनियल लॉज हैं, इसके ऊपर हाई कोर्ट पेंडिंग है जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास। ये सेडिशन, ये बगावत, इन कवानीन को खत्म करना चाहिए। वी डोंट लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप इस तरह कर्व करें। इस तरह तो कल को हम किसी शख्स को कल को फिर हो सकता है किसी को दहशतगर्द कहने पे हमें पकड़ लिया जाए। सवाल ये है आपको बोलने का इख्तियार है, राइट है, तरीक़ाकार फर्क हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता एक्सपेक्ट करना कि फवाद साहब जो है खुदा न खास्ता किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की फैमिलीज को धमकियां देंगे। ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता फ्रॉम एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। अगर कोई करेगा बिल्कुल उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए। वो शख्स खुद कह रहे हैं कि आपको माजी में निहाल हाशमी की वो धमकियां, वो लहजा याद होगा जो उन्होंने जजेस को और उनकी फैमिलीज को कहा था कि आपके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए मुल्क की ज़मीन को तंग कर देंगे। उसके बाद फिर जो निहाल हाशमी को पकड़ा गया वो भी ज़ाहिर जेल में रहे। तो फवाद चौधरी ने भी बहरहाल धमकी अमेज उनका लहजा तो था, वो भी फैमिली को और कह रहे थे कि आप सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। कि मैं 2-3 टीवी चैनल्स पर ये बात कर चुका हूँ कि पैरेलल्स ड्रॉ करना बिटवीन निहाल हाशमी एंड फवाद चौधरी केस ये बड़ी एक अब्सर्डिटी होगी। उसकी वजह ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा था, उनके जजेस के बारे में बात कर रहा था जहां पावर ऑफ कंटेम्प्ट रेस्ट करती है। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में फवाद साहब, और वो खुद क्लियर कर रहे हैं कि मैंने ये बात नहीं की। और जिसके पास पावर ऑफ कंटेम्प्ट भी नहीं है और अदालत के फैसलों के मुताबिक ये कोर्ट भी नहीं है, तो मेरी समझ बाहर है ये कौन से कानून के तहत। इस तरह तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सारा कुछ छोड़े अपनी जानिबदारी का सबूत दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बिलखसूस फवाद साहब कल को इलेक्शन लड़ेंगे, हाउ शुड ही एक्सपेक्ट कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है विल बी फेयर इन द कॉन्टेक्स्ट। और सवाल ये है कि आप मैसेजेस भिजवा रहे हैं। और आपको एक और बात भी बता दूं, ये जो रिमांड चैलेंज करने का कॉन्सेप्ट है ना जी, हम डेली पेश होते हैं, रिमांड अगर मिल गया या ना मिला दोनों केसेस में चैलेंज नहीं होते। ये नहीं मैं कह रहा नहीं कर सकते, लेकिन ये इतना आउट ऑफ द ब्लू अचानक चैलेंज करना, बेल को अनहोल्ड कर देना, सारा दिन तो ये क्या जाहिर कर रहा है कि फवाद चौधरी की जमानत होती हुई नजर नहीं आ रही? मैं जमानत से पहले बात करूंगा जी। मुझे तो ये समझ आ रहा है कि इन जजेस से मेरा सवाल है जो इस केसेस को सुन रहे हैं कि आपने लॉ अप्लाई करना है, आप कैसे इन फैसलों को चेंज करेंगे। एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों के ओथ जो हैं वो ये कहते हैं कि आपने फैसले करने हैं आइन और कानून के मुताबिक।
एक कौन सा कानून अलाउ करता है कि सुबह 9 से लेकर शाम 3 बजे तक आप एक बंदे का इंतजार करें, जो उसके का फैसला होता है, उसके बाद फिर हम दूसरी स्टेज पर जाएंगे जी बेल सुने। जो इस वक्त हालात लग रहे हैं, हम तो बहुत परेशान है। और आपको एक और बात भी बता दूं कि FIR जो है उनकी भरमार हो रही है पंजाब में भी, और तो ये कोई तरीका तो नहीं है। ही इज नॉट रिफ्यूजिंग टू अपीयर। आप उन्हें सुबह बुलाएंगे तफ्तीश में, वो तो नॉर्मल कार्रवाई से ज्यादा ये लग रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। 101% इंतकामी कार्रवाई। और इसका नुकसान ये होता है जी कि जब रियल कोई केस आता है तो वो भी फिर इसी स्ट्रोक से डील होता है। मैं ये नहीं कहता कि रियल केसेस नहीं होते होंगे, पर होगा क्या कि जब आप कंसिस्टेंटली पार्लियामेंटेरियंस पर और लोगों पर, और मैं PMLN सब की बात कर रहा हूँ, उन सब के खिलाफ जब आप ऐसे केसेस रजिस्टर करेंगे, इवेंचुअली जब कोई असल केस आएगा उस टाइम पर अदालतें फिर कहेंगे कि ये भी दो नंबर है या झूठा है। तो सवाल ये है कि आप इन पावर्स को स्पेयरिंगली एक्सरसाइज करते हैं। ये प्रेशर्स क्रिएट करने वाला काम, ये बैकडोर से उसको अप्रोच करने वाला काम, ये सब फेल हो चुकी है। The only thing that will need is rule of law इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद पनसोटा साहब मेरे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का तो नहीं लेकिन बाय इलेक्शन का शेड्यूल ज़रूर जारी कर दिया है। PTI की खाली जो 126 सीटें हैं उनमें से कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल दिया गया है। इन सीटों पर बाय इलेक्शन 16 मार्च को होने जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन खैबर से कराची तक मुख्तलिफ सीटों पर हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 9 सीटें कराची की हैं, रावलपिंडी की 5, इस्लामाबाद की 3, लाहौर और मुल्तान की 2 हलकों में भी ये इंतखाब होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना शेड्यूल दे दिया है, लेकिन जो सियासी जमातें हैं ये बदस्तूर अपने अगले स्टेप के बारे में खामोशी इख्तियार उन्होंने की हुई है। क्या एक बार फिर से इमरान खान माजी की तरह तमाम हलकों से खुद ही खड़े होंगे, खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे, या अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वो खड़ा करेंगे? दूसरी तरफ PDM इत्तेहाद की जमातों ने इमरान खान को टफ टाइम देने का फ़ैसला और कुछ प्लान जो है वो कर रखा है कि अगर इमरान खान अकेले ही सारी सीटों पर खड़े हो जाते हैं, खुद ही लड़ते हैं, तो अपने उम्मीदवार ही खड़े ना किए जाएं और उन्हें थकाया जाए, ये खुद ही इलेक्शन लड़ें और अपनी सीटों पर फिर जीत जाएं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ के इस प्लान के साथ हैं, जबकि पीपल्स पार्टी इस पॉइंट पर गौर कर रही है क्या इमरान खान के लिए खुला मैदान छोड़ना चाहिए या नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तो तहलील हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ इलेक्शन कब होंगे अब भी ये बड़ा सवाल है। तहलील शुदा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अगर 90 रोज़ में कराए जाते हैं तो ये मुद्दत 10 से 20 अप्रैल बनती है, मगर इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ के बावजूद दोनों सूबों के गवर्नर्स ने इलेक्शन की डेट पर चुप साध रखी है। ऐसे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी इशूज़ का इशारा तो दे रहे हैं लेकिन डेट नहीं दे रहे हैं। गवर्नर जो हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि सियासी जमातें इंतखाबात की बजाय मुल्की मौशियत सिक्योरिटी मसाइल का हल तलाश करने पर तवज्जो दें। उधर लाहौर में भी जो गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला पंजाब मुलाकात के बावजूद ऐसी डिस्कशन सामने नहीं आई है जिसमें इंतखाबात की नई तारीख सामने आ सके। ऐसे में PTI के इस दावे को तक़वियत मिल रही है कि इत्तेहादी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में डिले के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है और लंबा केयर टेकर सेटअप लेकर चलना चाहती है। वफाकी हुकूमत के मिजाज को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तारीख लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर कर रखी है। क्या अदालत PTI को इलेक्शन की तारीख लेकर दे सकती है? आईनी माहिरीन का ये ख्याल है कि दोनों सूबों में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन के रास्ते में डिजिटल मरदमशुमारी एक रुकावट बन सकती है और ये पॉइंट PDM की मीटिंग में भी उठाया गया है कि नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के बगैर 2 सूबों में इलेक्शन कराने से आईनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। अब ज़राए कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी का अमल शुरू करने में 1 महीने की ताख़ीर का नोटिफिकेशन भी इलेक्शन डिले करने के हवाले से हुकूमती मंसूबे की एक कड़ी है। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों सूबों में इलेक्शन की तरफ जाता भी है तो वफाकी हुकूमत के पास अदालत जाने का भी प्लान है। तो नाजरीन, अगर सूबों में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा? ऐसे में आइन से इनहराफ करने पर आर्टिकल 6 लगाने की भी बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब ने कल ये बात की है कि आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आएंगे ये सब लोग। क्या मुल्की मईशत इस काबिल है
कि सारा साल बाईपार्टिसन इलेक्शंस चलते रहें और फिर मुल्क में आम इंतखाबात भी कराए जाएं। मैं बात करूंगी, मुझे कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब। कंवर साहब, एक सवाल जो कल से मेरे जहन में है, जब से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर 126 सीटें खाली हुई हैं, तो 126 पर इकट्ठे इंतखाबात ज़िमनी क्यों नहीं करवाए जा सकते? ये मरहलावार इंतखाबात क्यों करवाए जा रहे हैं? उसमें दरअसल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए उनके जो अफवाज पाकिस्तान, रेंजर और पुलिस की जो खिदमात हासिल करनी हैं, उसमें इनको यही कहा गया है कि भी आप फिलहाल आप इतनी तादाद में हम आपके पोलिंग स्टेशनों पर आर्मी जो है तैनात नहीं कर सकते। इन हालात को देखते उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करना शुरू कर दिया ताकि आइन की प्रोविजन भी मुकम्मल होती जाए और हमारा जो है बाई इलेक्शन जो है वो भी चंद स्टेप बाय स्टेप मरले दर मरले करने के बाद मुकम्मल कर ले। तो ये दरअसल इनका एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है उसकी पेश नज़र उन्होंने ये फैसला किया है। पूरे मुल्क में जो है तकरीबन 124 हल्के खाली हो गए हैं, जिसमें तकरीबन 10 पहले हो चुके थे, तकरीबन 115-116 के लगभग हैं। तो ये तो पूरा पाकिस्तान। तो क्या कल को पंजाब में भी ऐसे करेंगे फिर? सिक्योरिटी इश्यूज की बात करके कि इतना बड़ा सूबा है तो कैसे आर्मी को डिप्लॉय किया जाए यहाँ पर, कैसे पुलिस के जवान इतनी बड़ी तादाद में दिए जाएं, आर्मी के लोग दिए जाएं, जवान दिए जाएं, तो पंजाब में भी फिर ऐसे ही होएगा? पंजाब के जो आपका इशारा जो है ये पंजाब की असम्बली की तहरील होने के बारे में है ना, आपका इशारा जो है। तो जो पंजाब के जो असम्बली तहरील हो रही है, खैर पुख्तूनख्वा भी हो चुकी है, तो यहाँ तो इंतखाबात अभी नहीं हो रहे। 90 रोज में नहीं होंगे आईनी तकाजे के बावजूद भी? अभी गवर्नर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब ने ये तवासरात दिए हैं कि हमारे सूबों में सूरत हाल बेहतर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ये किस सेंस में बेहतर नहीं है? किस सेंस में क्या हो गया है? भाई हमेशा ही होता है ऐसा, तो कोई बात नहीं होती है ज्यादा जब इलेक्शन होते हैं। यही बात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि कोई बात नहीं होती है। मगर देखें गवर्नर साहब के पास इख्तियारात हैं। गवर्नर के पास आइन के आर्टिकल 105 के तहत उन्होंने हवाला दिया है कि ठीक है हम इलेक्शन की डेट जो है वो गवर्नर की सवाबदीद पर होती है, इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर नहीं होती। लेकिन अगर कौमी इंतखाबात हो रहे तो नहीं, तो ये इनके इख्तियारात में नहीं है। आइन ये तकाजा नहीं करता कि वजूहात एग्जिस्ट भी करनी चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि हालात नहीं है तो आपको रीजंस देनी पड़ेंगी, आपको हालात को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हालात ये हैं जिसकी वजह से हम इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं। अभी सिर्फ जुबानी कलामी से तो काम नहीं होता। हाँ नहीं, वो तो हाँ इलेक्शन कमीशन खत लिखा है उनको, अभी खत का जवाब नहीं आया। रीजन दे देंगे, वो रीजन सबसे बड़ी आईनी रीजन ये देंगे, आईनी रीजन के मुश्तरका मफादात कौंसिल के रो के मुताबिक जब तक ये नई डिजिटल मरदमशुमारी नहीं हो जाती और उसकी रोशनी में हल्का बंदी नहीं हो जाती तो ये इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आईनी होंगे। तो वो नहीं, तो आइन ये भी तो कहता है कि अगर मरदमशुमारी नहीं हुई तो मौजूदा जो आपकी मरदमशुमारी है पुरानी हल्का बंदियों पे आप इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इस पर करवा सकते हैं बिल्कुल, हाँ। लेकिन इस पर गवर्नर ये कहे, जो गवर्नर के पास वादीदी इख्तियारात हैं इलेक्शन की डेट मुकर्रर करने की, वो ये कहे कि नहीं जी पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल के रो से नई मरदमशुमारी नहीं हो जाती और उसकी बुनियाद पर हल्का बंदी नहीं हो जाती तो हम इंतखाबात की तारीख देने के रवादार नहीं हैं। तो ये उनके पास एक आइनी तौर पर मुकम्मल तौर पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो मरदमशुमारी की आड़ में लेकर इस सूबाई असम्बली जो दोनों सूबों की ये तहलील जो हो चुकी है उस पर इंतखाबात ना करवाएं। अगर परवेज लाई साहब तो फिर इस बात की फिर जो आइन में लिखा है कि असम्बलियाँ तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर आपको इंतखाबात करवाने हैं, फिर इस आइनी तकाजे की क्या अहमियत रह जाती है? फिर तो आइन से ज़्यादा पावरफुल तो फिर हमें लगता है कि गवर्नर के इख्तियारात हो गए। देखो जी, आइन ने आपके मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए जिन्होंने आइन बनाया था उन्होंने सारे पहलू को देखा हुआ है। एक तरफ तो ये कहा है कि आप 90 दिन में इंतखाब करवा लें, लेकिन साथ ही जो आइन का आर्टिकल 234 है वो ये कहता है अगर कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए और आप आइन की पासदारी ना कर सके तो आइन से नाराज नहीं है। तो ये तो आइन ने आपको रास्ता दिखाया है कि अगर सूरत हाल खराब, अब फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सुबह खैर पख्तूनख्वा में है, वहाँ सवात है, जो जनूबी वज़ीरिस्तान है, वहाँ हर रोज दहशत गर्दी हो रही है।
पंजाब में तो ठीक है, कोई किसी किस्म का अपने ईमान की सूरत हाल नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल सुबह खैर पख्तूनख्वा में तो आपके सामने है कि आईन ने तो बाकायदा उनको रास्ता दिखाया है कि अगर आप ये हालात पैदा हो जाए तो आप ऐसे कर लें। लेकिन जो हमारे पास दोस्त हजरात कहते हैं कि जी आइन का आर्टिकल 6 लग जाए, आर्टिकल आइन का 6 लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो उसमें कि आइन ने खुद लिखा है कि हालात खराब हो तो आप इंतखाबात उस आइन की पासदारी ना करें तो आइन से नाराफ नहीं है। हमने तो 2008 में भी इंतखाबात होते देखे हैं, उन हालात में इंतखाबात होते देखे हैं जब बीबी की शहादत हुई थी। उसके बाद आपको पता है वो दौर ऐसा था, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता था। हर रोज़ आए रोज़ बम धमाके, खुदकुश धमाके। हमने तो उन हालात में भी इलेक्शंस होते देखे हुए और पूरे मुल्क में एक टाइम में इलेक्शंस होते देखे हुए। बिल्कुल सही कहा, मैं आपको बिल्कुल मैं उसका तशदीद दी, मैं उस टाइम फेडरल सेक्रेटरी था, मेरे हाथों सारा मामला हुआ। हाँ। जब बेनजीर साहिबा का कत्ल हो गया था उस वक्त कत्ल होने से पहले हमने शेड्यूल दिया था वो 8 जनवरी को इंतखाब होने थे, लेकिन जब बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हो गया तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात को बरूर पाए लाते हुए 18 फरवरी को इंतखाब करवाए। तकरीबन 1.5 महीना जो है उसको मुलतवी कर दिया था अपने इख्तियारात के मुताबिक। तो यहाँ भी इलेक्शन वो था, कौमी असम्बली के तमाम 4 सूबों में इंतखाबात हो रहे थे। यहाँ एक नई रवायत पैदा होगी कि 2 सूबाई असम्बली अलहदा है, वफाक अलहदा है। अब वफाकी सूरत हाल में तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन पाकिस्तान की मशावरत से तारीखें मुकर्रर होती हैं। यहाँ आइन का आर्टिकल 105 ये कहता है कि सूबे में अगर ऐसा सूरत हाल पैदा हो जाए फिर सूबाई गवर्नर की मशावरत से नहीं बल्कि गवर्नर की सवाबदीद पर। तो ये तो सारे इंडिकेशन है कि दोनों सूबों में जो केयर टेकर सेटअप है ये लंबा होता हुआ लग रहा है। ये तो इम्कानात हैं, इम्कानात हैं कि अगर इस सूरत हाल में सुबह खैर पख्तूनख्वा ने बेकायदा उसने कहा है कि जी मैंने राय लेनी है, अपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखना है, मैंने एस्टेब्लिशमेंट राय लेनी है, मैंने इंटेलिजेंस एजेंसी से राय लेनी है, इसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन को तारीख देने की पोजीशन में होगा। तो इसके बाद कसूरवार अवाम कसूरवार किसको समझेंगे? ज़ाहिर है अवाम भी तो चाहते हैं ना कि इस वक्त एक जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी ख़त्म होना चाहिए। तो अवाम किसको आप समझते हैं कि कसूर किसका है? इलेक्शन कमीशन का कसूर है, उन पे सारा ब्लेम जाएगा, ये गवर्नर्स पे जाएगा, PDM पे जाएगा, किस पे जाएगा सारा ब्लेम? सारा कसूर इमरान खान पे जाएगा कि बिला वजह जनाब 2 सूबाई असम्बली तहलील कर दी बिला वजह। अच्छे गैर आईनी तो कोई काम नहीं किया ना, इमरान खान ने कोई गैर आईनी काम तो नहीं किया। वो तो इमरान खान पे जाएगा, तो क्यों उसने अब बिला वजह क्यों असम्बली तहलील की? अभी तक चौधरी परवेज इलाही साहब जो नाराज हैं कि भी मैंने बार बार कहा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी आप अपनी असम्बली तहलील ना करें, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने कर दी। तो क्या फायदा हासिल किया? इलेक्शन तो जाके नवंबर 2023 में होने हैं। ये इतनी 2 सूबा में तो इलेक्शन नहीं होने, वो तो मुश्तरका वफादात कौंसिल ने जो आईनी एक इदारा है उसने ये कह दिया था जब तक मर्दमशुमारी नहीं होगी तो इंतखाबात नहीं होंगे, हल्का बंदियां नहीं होंगी। तो इसलिए आइन की तो कोई खिलाफवर्जी नहीं और इलेक्शन की पाकिस्तान की भी कोई खिलाफवर्जी नहीं, वो इसलिए कि वफादात कौंसिल। कंवर साहब आपको पता है मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो कितनी ख़राब हो चुकी है, कोई पैसे देने को तैयार नहीं, अल्लाह अल्लाह करके IMF माना है। अब देखते हैं कि IMF के प्रोग्राम के बाद यहाँ पर कितनी महंगाई का आप देखिएगा तूफान आता है। ये कौमी असम्बली के जो इलेक्शन 33 सीटों पे होंगे, बाद में भी होंगे, अच्छा नहीं था क्या? हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि जिस मुल्क में आम इंतखाबात की एक हवा चल पड़ी है वहाँ आप ज़िमनी इलेक्शंस पर इतना पैसा जो है ना वो ज़ाया करते जाए? ये किसी के जहन में सोच नहीं आती है। अरबों रुपया ज़ाया होगा, या हम इंतखाबात का साल है, ये नए इंतखाबात का साल है और हम ज़िमनी इलेक्शंस पर अरबों रुपया जो है ना वो पानी की तरह बहाएंगे। 18 अरब रुपया खर्च होना है, 18 अरब खर्च होना है। और जो पार्टी शिकस्त खाएगी उन्होंने इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करना। ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। और जहाँ तक पाकिस्तान जो सियासी सूरत इस कदर कशीदा हो चुकी है कि वो जो भी इलेक्शन में कामयाब नहीं होगा उसने इलेक्शन रिजल्ट को तस्लीम नहीं करना, वो शफाफियत पर अब जो है वो सवालिया निशान। कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हमने शुरू से देखते आ रहे हैं
ये कोई नई बात नहीं है, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। जो भी पार्टी हारती है वो धांधली के इल्ज़ामात लगाती है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स को ना मानने का ऐलान करती है। फिर हमने धरने भी होते देखे हैं, फिर हमने इंतकामी कार्रवाइयाँ भी देखी हैं, इसी मुल्क में होती। देखिए, एक आखिरी सवाल बता दें, क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में जो फवाद चौधरी ने बातें की वो इतना बड़ा जुर्म कर दिया फवाद चौधरी ने कि फवाद चौधरी के साथ आपको पता है किस तरह का सलूक हो रहा है, किस तरह अदालतों में पेश किया जा रहा है, किस तरह उनकी फैमिली से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, इतना बड़ा जुर्म कर दिया फवाद चौधरी ने? फवाद चौधरी साहब बड़े सीजन सियासतदान हैं, हमें उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, तो ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो खुद वो बड़े सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वफाकी वजीर भी रहे हैं, तो हमें उनसे ये तवक्को नहीं थी। इस लिहाज से उन्होंने जो जुमले अदा किए तो वो माफी के है, वो माफी। लेकिन ये पिक एंड चूज वाली कार्रवाइयां लग रही हैं ना। राना सनाउल्लाह भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, नून लीग के और लीडर्स भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। वहां तो हमने कार्रवाइयां नहीं होते हुए देखी। इतनी तनकीद कर चुके हैं ये ECP पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो ये पिक एंड चूज वाली कार्रवाइयां लग रही हैं। ये दुरुस्त है। फवाद चौधरी साहब ने एक बारे में ये खबरें आ रही है ना कि उनके ग्रुप ने कहा है, किसी पीछे से किसी ने उनको इशारा दिया, या उनकी पार्टी ने कहा, उनकी कोर कमेटी ने कहा, जिसकी बना पर अपने जो है फवाद चौधरी तो वो तो फवाद चौधरी ने माना है कि ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरी पार्टी ये समझती है, मेरी पूरी पार्टी की ये राय है, वो तो उन्होंने इतराफ किया फवाद चौधरी ने। तो इसीलिए जो है, लेकिन हमें अफसोस है, हम बड़ा कदर करते हैं फवाद चौधरी साहब की, लेकिन उन्होंने इतनी अपना लिमिट क्रॉस कर दी। लिमिट क्रॉस कर दी तो इलेक्शन रेट खत्म हो गई थी, और इलेक्शन कमीशन को जिस अंदाज से उन्होंने ललकारा था उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक दिया आईन और कानून के मुताबिक, और के खिलाफ बगावत का मुकदमा जो है 124 लग गया, जिस पर सजाए जो है उम्र कैद की सजा हो सकती है। बहुत खतरनाक दफात लगाई गई है। इसलिए फवाद चौधरी साहब को बड़े एहतियात के साथ अपना केस लड़ना चाहिए। ये हंगामा राई करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको लग रहा है जमानत मुश्किल है अभी होना फवाद चौधरी की? अब हमारी अदालतों की मर्जी पर जिसके खिलाफ बगावत का मुकदमा चल जाए उसको जमानतें दे दे, तो जो भी पाकिस्तान की स्टेट को बगावत करेगा उसको आप देते रहे जमानतें। तो दफा 124A लगी है जिसपे उम्र कैद की सजा है, उसके ऊपर भी अगर जमानत हो जाती है तो अदालतों की अपनी स्वाधीन इख्तियारात दे दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इदारे को बचाने के लिए वो दफा 124 लगाई, और साथ बाकी भी दफात लगी हुई है दहशतगर्दी की, लेकिन वो सबसे बड़ी अहम जो खतरनाक दफात लगाई है वो 124A है, जिसके तहत उम्र कैद की सजा है। अब अदलिया की मर्जी है उनकी, उसको मानते या नहीं मानती। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसकी तरफ से FIR दर्ज हुई है, तो अदालतों को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी स्टेटस हाई कोर्ट के बराबर है ना, और चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो अदालतों को देखना पड़ेगा कि हमारे ही कोलीग है, हमारी अदलिया के बराबर इदारा है, उसने फाइल कटवाई है। तो ये बड़ा मामूली केस नहीं है, बहुत सीरियस केस है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक इलेक्शन कमीशन मेरे साथ हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।